हेलो एवरीवन। मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज इस लेक्चर में हम लोग डिप्लोमा स्टूडेंट्स के करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आप डिप्लोमा कर लेते हो तो उसके बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस होंगे, कौन कौन से फॉर्म जो है वो आप लोग फिल कर सकते हो, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो पूछे जाते हैं, उसका पेइंग स्केल क्या रहता है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहेगा। तो ये सारा कुछ जो है वो आपको इस वीडियो लेक्चर में जानने को मिलेगा। इसमें हम लोग क्या टारगेट करेंगे, तो जितना भी मेंस एग्जाम्स होते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो कि तकरीबन तकरीबन सारे एग्जाम्स को जो है इसमें मैंने आपको टैकल किया है, जो डिप्लोमा के बाद जो है वो आप अपीयर होगे। तो सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहूंगा कि सर आपको ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जब आप डिप्लोमा करते हो, जब भी आप डिप्लोमा का तैयारी करते हो, तो उस समय आपके माइंड में दो चीजें जो है वो चलती हैं। पहला क्या, कि सर डिप्लोमा जो करता है वो जनरली मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है। तो अगर आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो तो आपके पास कहीं ना कहीं ये सोचा कि सर हमको जॉब करना है। तो पहला तो आपने ये सोचा कि सर हमको जॉब करना है। इन केस आपका फैमिली जो है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है, तब फिर आप क्या सोचते हो कि नहीं सर मैं हायर स्टडीज की तरफ जाऊंगा, तो आप हायर स्टडीज की तरफ जाते हो। तो अगर आप हायर स्टडीज का सोच रहे हो तब तो आपके पास जो है वो आप लेटरल एंट्री का एग्जाम देते हो, उसके बाद आप बीटेक करते हो और आगे आपको फर्दर स्टडी करना है तो आप करते हो। तो इस तो आपको समझ में आ गया कि हाँ सर हम लेटरल एंट्री का एग्जाम देकर के हायर स्टडीज कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो डिप्लोमा करते हैं वो रहते हैं सर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाले लोग, और उनको नेसेसिटी होता है किसका, जॉब का। तो हम लोग इस लेक्चर में यही देखेंगे कि सर डिप्लोमा करने के बाद कौन कौन सा जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अलग अलग एग्जाम, चाहे हम लोग बात करेंगे एसएससी जेई का, चाहे बात करेंगे आरआरबी जेई का, चाहे बात करेंगे बीटीएससी जेई का, चाहे बात करेंगे एलआरसी का, चाहे बात करेंगे डीएमआरसी का, या बात करेंगे इसरो का, बात करेंगे बार का, बात करेंगे डीआरडीओ का, बात करेंगे सीआईएल का जिसको कोल इंडिया लिमिटेड बोलते हैं, बात करेंगे ओएनजीसी का, बात करेंगे सेल का, मतलब तकरीबन तकरीबन हर एक एग्जाम जो है वो इसमें आपको टैकल किया गया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि एज ए डिप्लोमा इंजीनियर, वो भी अगर आपने सिविल से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है और अगर आप बिहार के रहने वाले हो, तो आपको 3 एग्जाम को टारगेट करना है। उसमें सबसे पहला एग्जाम तो वो आपका हो गया कौन सा सर, तो सबसे पहला हमारे पास हो गया सर एसएससी जेई नंबर 1 पे। दूसरा आपके पास कौन सा हो गया, आरआरबी जेई। और तीसरा कौन सा हो गया, बीटीएससी जेई। इन दोनों के बारे में क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि सर ये ऐसी वैकेंसी है जो हर साल आएंगे। अगर आपने मेहनत किया इन दोनों एग्जाम के लिए तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाने वाला है। हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट आपका सिलेक्शन ना हो, किसी कारण अगर आपका मेहनत कम रह गया तो अगले बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको टारगेट करना है इन 2 एग्जाम का। और अब बिहार के हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट तो बीटीएससी जेई का। क्यों, वो आगे हम लोग बताएंगे अभी। इसका पे स्केल जो है वो सर सबसे ज्यादा है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले एसएससी जेई का, तो आपको पता है कि सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है। सेम आरआरबी जेई भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, लेकिन अगर बीटीएससी का बात करते हैं तो वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। अगर बात करते हैं एसएससी जेई का, तो जो भी सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहे हैं वो सारे लोग इसके लिए क्वालिफाइड हैं, सारे लोग इसको मतलब सारे लोग जो है इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। अगर बात करते हैं आरआरबी जेई का, तो इसमें आपके पास 3 ईयर सिविल डिप्लोमा चाहिए होता है, मतलब अगर आप लेटरल एंट्री से डिप्लोमा में एंट्री लेते हो तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। वहीं अगर बात करते हैं बीटीसी जेई का, तो कोई भी जो डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से वो इसके लिए एलिजिबल रहेगा। अगेन बात करेंगे एसएससी जेई का, तो सर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है सर। सबसे पहले आपको पेपर 1 का एग्जाम देना होता है, फिर पेपर 2 का एग्जाम देना होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर आपका ज्वाइनिंग होता है। इन द सेम मैनर अगर आरआरबी जेई का बात करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास सीबीटी 1 होता है, फिर आपका सीबीटी 2 होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर आपका ज्वाइनिंग होता है। वही अगर बात करते हैं सर बीटीसी जेई का, तो इसमें आपके पास क्या होता है कि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हो, जिसका वेटेज जो है वो 75% मार्क्स जो है वो आपको इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर करके आपको दिया जाता है। उसके बाद जो एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं उनका 25% वेटेज दिया जाता है, उसके बाद मेरिट तैयार होता है, उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और फाइनली उनका सिलेक्शन जो है वो हो जाता है। उसी तरह से आप अगर एलआरसी का बात करते हो तो ये भी आपके पास बिहार गवर्नमेंट के अंदर आती है। इसमें भी आपका जो क्वालिफिकेशन है, या जो आप बोल सकते हो कि सर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन हमारे पास है, एलिजिबिलिटी जो है वो है सर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। इसमें भी आपके पास एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और पहले तो नंबर बेसिस पे एग्जाम हो जाता था, बट अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद काउंसलिंग करने के लिए ये लोग बुलाते हैं। सेम अगर हम लोग बात करते हैं दिल्ली मेट्रो का, डीएमआरसी दी, उसमें आपके पास क्या है? तो सर ये पीएसयू के अंदर आता है सर। इसमें भी आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए होता है। इसमें आपके पास 2 पेपर में एग्जाम होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 का रिटन एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू होता है, फाइनली मेडिकल होता है और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। सेम अगर बात करते हैं इसरो का, तो इसरो भी आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पीएसयू जैसा ही आपके पास इसरो भी है। इसमें आपके पास सिविल इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो।
उसमें भी आपके पास रिटन एग्जाम होता है, वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट आपके पास होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है। सेम अगर बात करते हैं बार्क का, डीआरडीओ का, दोनों आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। अगेन बात करते हैं तो सर इसका भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा ही है सर। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका एग्जाम जो आप सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है जिसको हम लोग प्री बोलते हैं, उसके बाद आपके पास इंटरव्यू होता है, फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसमें भी आपके पास टीयर 1 टीयर 2 का 2 एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगेन बात करते हैं सीआईएल का, तो कोल इंडिया लिमिटेड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो जो आपके पास सीआईएल है वो आपके पास महाराष्ट्र की एक पीएसयू है जिसमें आपको डिप्लोमा चाहिए होता है सर सिविल इंजीनियरिंग से। ये आपके पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये लोग बुला लेते हैं। एक एग्जाम सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ओएनजीसी का, तो इसमें ये भी आपके पास एक महारत्ना कंपनी है, ठीक है। ये भी आपके पास महारत्ना पीएसयू है। इसमें हमने क्या बोला कि 3 ईयर का मतलब डिप्लोमा चाहिए होता है सर सिविल इंजीनियरिंग में। इसमें भी आपके पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सर, उसके बाद इंटरव्यू होता है, फाइनली मेडिकल होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। सेम अगर हम लोग बात करते हैं सेल का, तो ये भी आपके पास एक महारत्ना कंपनी है। ये भी इसमें भी सर आपको डिप्लोमा चाहिए होता है सर सिविल इंजीनियरिंग में, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट, फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। तो ये तो आपके पास जो अलग अलग एग्जाम है उनके बारे में मैंने बताया। आपको जो मेनली टारगेट करना है वो टारगेट करना है इन तीनों एग्जाम का। अगर आप इन तीनों एग्जाम का टारगेट करते हो तो ऑटोमेटिक आप सारे एग्जाम के लिए तैयारी कर लोगे, क्योंकि जितने भी जिसमें भी आपके पास एग्जाम्स होंगे भाई उसमें सबका सिविल इंजीनियरिंग ही पूछा जाना है। तो अगर आप किसी भी एक एग्जाम को पकड़ करके अगर उसका आपने सिविल इंजीनियरिंग का पूरा फोकस जो है वो पूरे अच्छे से पढ़ाई कर लिया तो ऑटोमेटिक दूसरे के लिए आपने तैयारी कर लिया। तो बट हाँ, टारगेट ये लेकर के चलना है कि सर इनका जो सिलेबस है उनको हम बिल्कुल एकदम अच्छे से गो थ्रू कर जाएं, ताकि जब एग्जाम हो तो फिर अपना सिलेक्शन जो है सर वो कहीं ना रुके। अब एक एक करके मैं इन तीनों एग्जाम के बारे में बता देता हूँ आपको। जैसे बात करते हैं सर एसएससी जेई का, तो एसएससी जेई का अगर बात करते हैं तो सर एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया अभी कि आपको 3 ईयर सिविल डिप्लोमा चाहिए होता है, या सिर्फ आप मान करके चल सकते हो कि सर सिविल इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपका सिलेक्शन मतलब आप इसके लिए एलिजिबल हो। हाँ, इसमें आपके पास एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो डिग्री होल्डर वाले हैं वो भी एलिजिबल रहते हैं, तो उनसे थोड़ा सा आपके पास फाइट रहता है। तो एसएससी जेई में एक आपके पास एक डिसएडवांटेज ये है कि सर इसमें डिग्री होल्डर वाले जो है वो भी एलिजिबल रहते हैं। एज लिमिट का बात किया जाए तो बहुत सारे पोस्ट ऐसे होते हैं जिसमें जो एज लिमिट रहता है वो 30 ईयर्स रहता है। कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिसमें एज लिमिट जो है वो 32 ईयर्स भी रहता है। तो आप एज लिमिट बोल सकते हो कि सर 32 ईयर तक मैक्सिमम, और मिनिमम जो आपका एज होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए। तो 18 साल से लेकर के आप बोल सकते हो 30 साल, या 18 साल से कुछ पोस्ट के लिए 32 साल का एज लिमिट जो है वो होता है। अगर बात करते हैं तो ये आपके पास लेवल 6 का जॉब है जिसमें आपके पास अगर हम लोग इन हैंड सैलरी का बात करें तो वो 35,400 से लेकर करके 1,12,400 पर मंथ तक आपको मिल सकता है। अगेन बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस का बात करते हैं तो सर सबसे पहले आपके पास पेपर 1 का एग्जाम होता है। ये भी सीबीटी रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, जिसमें आपके पास क्या रहते हैं सर, तो जिसमें आपके पास पेपर 1 का अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपके पास क्या रहता है सर, तो आपके पास 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, जिसमें आपके पास रहेगा 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के, और 50 क्वेश्चंस में आपके पास जीके जीएस और करंट अफेयर वगैरह जो है वो इंक्लूड किया जाता है। और 100 क्वेश्चन जो रहते हैं सर वो आपके पास टेक्निकल रहते हैं। दूसरा आपके पास क्या हो जाता है सर, पेपर 2। पेपर 2 में भी आपके पास 100 क्वेश्चंस रहते हैं, और हर क्वेश्चन जो रहते हैं सर वो 3 मार्क्स के रहते हैं। तो यहाँ आपके पास हो जाते हैं सर 300 मार्क्स। यहाँ पे हर क्वेश्चन जो रहते हैं सर वो 200 मार्क्स, 2 मार्क्स के रहते हैं, ठीक, मतलब एक एक मार्क्स के रहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 200 मार्क्स इधर आ जाते हैं। तो टोटल आपके पास जो है वो 500 मार्क्स का एग्जाम होता है, और इसके बेसिस पे आपका जो है मेरिट तैयार होता है। तो इस चीज में याद रखिएगा कि आरआरबी में और एसएससी में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि एसएससी में आपको सीबीटी 1 में भी बढ़िया स्कोर करना है, क्योंकि इसका जो फाइनल मेरिट बनता है उसमें आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का मार्क्स जो है वो इंक्लूड होता है। जबकि आरआरबी का बात करते हैं तो उसमें सीबीटी 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, उसमें आप जस्ट क्वालिफाई कर जाओ, उसके बाद सीबीटी 1 के मार्क्स का कोई लेना देना नहीं। बट यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आप फाइनल मेरिट में आओ तो आपको सीबीटी 1 भी बहुत अच्छे से देना होगा और सीबीटी 2 भी बहुत अच्छे से देना होगा। तो यहाँ पे सीबीटी 1 में आपके पास टेक्निकल भी रहता है और नॉन टेक्निकल भी रहता है। और वहीं अगर बात करते हैं इस जो आपके पास पेपर 2 है तो वो कम्प्लीटली टेक्निकल रहता है, जिसमें आपके पास जो भी कोर पेपर हैं, जो भी सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस हैं, उसमें से आपके पास 100 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। इसके बेसिस पे आपका जो मेरिट है वो तैयार किया जाता है, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होता है, और फाइनली आपका ज्वाइनिंग जो है वो करवा दिया जाता है। अगर बात करें एग्जाम पैटर्न का, तभी जैसे मैंने बताया कि जो पहला सीबीटी 1 होगा इसमें आपके पास 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स के। और ये जो 200 क्वेश्चन है इसमें 100 टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे और 100 आपके पास नॉन टेक्निकल क्वेश्चन इंक्लूडिंग द रीजनिंग, मतलब 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के भी रहते हैं। अगेन बोला जाए कि ये जो एग्जाम होगा ये आपके पास 2 घंटे का एग्जाम होता है पेपर 1 का, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहता है 1/4 रहता है। 1/4 मतलब 0.25 पर रॉन्ग आंसर आपके पास नंबर जो है वो डिडक्ट किया जाता है। वही अगर बात करते हैं पेपर 2 का, तो ये इसमें आपके पास 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहते हैं, मतलब टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम रहता है। इसमें भी जो ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा वो 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और बट इसमें जो
चीज़ें आपको याद रखनी है कि सर इसमें 1/4 पेपर 1 में आपके पास जो नेगेटिव मार्किंग रहेगा वो रहेगा 1/4, लेकिन जो पेपर 2 है, पेपर 2 जो आपके पास नेगेटिव मार्किंग रहता है सर उसमें रहता है 1/3। 1/3 मतलब कि सर यहाँ पे अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 1 नंबर जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये थोड़ा-सा ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास अगर बात करते हैं सिलेबस का, तो सिलेबस आपको पता ही है कि सर पूरा सिविल इंजीनियरिंग रहेगा, लेकिन उसमें भी जो है कुछ सब्जेक्ट का वेटेज जो है वो ज़्यादा रहता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं सर बिल्डिंग मटेरियल एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग का, ये आपके पास इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। सर्वेइंग का ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है सर, किसके लिए? एसएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉइल मैकेनिक्स ये आपके पास इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पास एफएम मतलब हाइड्रोलिक और इरिगेशन हो जाता है, आरसीसी हो जाता है सर, स्टील स्ट्रक्चर हो जाता है, इन्वायरमेंटल हो जाता है, बर्ड सीपीएम हो जाता है, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। अलग अलग जो है सब्जेक्ट सारे जो भी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट्स आपके पास यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया सर एसएससी जेई के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि सर कैसे एग्जाम क्या क्या मतलब कैसे कैसे एग्जाम होगा, पेपर 1 में क्या होगा, पेपर 2 में क्या होगा, कितना ड्यूरेशन का होगा, कितना नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ये सब कुछ। क्या आपके पास सैलरी रहेगा ये आपको पता चल गया, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये आपको पता चल गया, आपके पास मिनिमम एज लिमिट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट क्या होना चाहिए, ये आपको पता चल गया। अब एसएससी जेई के बाद जो दूसरा एग्जाम मैं बात करूंगा वो बात करूंगा सर आरआरबी जेई का। तो आरआरबी जेई का अगर बात करते हैं, ये भी आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। अगेन इसमें अगर बात करें तो सर इसका जो एलिजिबिलिटी रहेगा सर उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहता है सर कि 3 ईयर का आपके पास डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए। इसमें भी आपके साथ जो है वो डिग्री होल्डर जो है वो भी फाइट करेंगे, मतलब बीटेक वाले लोग भी आपके पास फाइट करेंगे, वो भी इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। अगेन इसमें बात करते हैं एज लिमिट का, तो इसमें आपके पास देखने को ये मिलता है कि सर मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स रहता है और मैक्सिमम एज लिमिट जो रहता है वो रहता है 33 ईयर्स। कुछ कुछ पोस्ट के लिए 36 ईयर भी रखा जाता है, बट मोस्ट ऑफ द पोस्ट के लिए 33 ईयर मतलब 18 से लेकर के 33 साल का जो एज लिमिट है ये आपके पास रखा जाता है। जैसे आपके पास एसएससी जेई जो था वो भी लेवल 6 का जॉब था, आपके पास आरआरबी जेई जो है वो भी आपके पास लेवल 6 का जॉब रहेगा। इसमें भी जो आपके पास इन हैंड जो सैलरी रहेगा वो 35,400 और प्लस में आपके पास जो भी अलाउंस रहते हैं, जो भी टीए डीए आपको मिलेगा वो सारा पैसा जो है वो आपके पास मिल जाता है। तो अगर आप मोटा मोटी जब आप देखोगे तो आपके हाथ में 55 से 60 हज़ार रुपया, ठीक है, अगर एक्यूरेटली बोला जाए तो 63 हज़ार रुपया आपके हाथ में पड़ेगा, ठीक है। तो वो काफी बढ़िया पैसा होता है बच्चे, अगर आप डिप्लोमा कर करके अगर आप पर महीने 63,000 60,000 रुपया अगर आप कमा लेते हो तो बहुत बढ़िया अमाउंट हो जाता है। अगेन बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का, तो इसमें भी आपके पास 2 स्टेज में एग्जाम होगा, एक सीबीटी 1 होगा, एक सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 1 हमारे पास क्या होता है सर, तो सीबीटी 1 जब हम लोग आरआरबी का बात करते हैं तो एसएससी में आपके पास टेक्निकल का भी 100 क्वेश्चन था, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या रहेगा, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहेंगे। और ये आपके पास सिर्फ आपके पास क्या होता है सर कि कॉमन स्क्रीनिंग रहता है, मतलब इसको बस आपको क्वालिफाई करना है, इसका मार्क्स जो है वो कहीं एडअप नहीं होगा। वही अगर बात करते हैं सर सीबीटी 2 का, तो ये आपके पास डिसिप्लिन स्पेसिफिक रहता है, बट इसके साथ साथ यहाँ पे भी आपके पास नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि सर 100 क्वेश्चन जो है वो हमारे पास टेक्निकल के रहेंगे और 50 क्वेश्चन में जीके जीएस कंप्यूटर साइंस ये सारे मतलब जनरल साइंस जीके करंट अफेयर और कंप्यूटर जो है उनसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। हाँ इसमें आपके पास ये फायदा है कि सर इसमें साइंस में जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो नहीं पूछा जाता है सर पेपर 2 में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सर कि ये दोनों स्टेज का जब आप एग्जाम दे लेते हो फिर आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फिर सर मेडिकल होता है। अब मेडिकल में भी A1 और A2 दो कैटेगरी का जो मेडिकल है वो करवाया जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं सर एग्जाम पैटर्न का, तो जैसे मैंने बताया सीबीटी 1 आपके पास जो होगा वो 90 मिनट का रहेगा। अगेन ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है सर, और इसमें आपके पास जो है वो कोई आपको वो नहीं करना है कि मतलब सर बहुत ज़्यादा मार्क्स लेकर के आ गए। हाँ, ये चीज़ होता है कि आप अगर ज़्यादा मार्क्स लेकर के आओगे, आप हर पोस्ट के लिए क्वालिफाई करोगे, और कम मार्क्स रहेगा तो हो सकता है कि आप सिर्फ कुछ पोस्ट के लिए क्वालिफाई ना भी कर पाओ। तो आपको कोशिश ये करना है कि कम से कम इतना मार्क्स लेकर के आ जाएँ कि हर एक पोस्ट के लिए जो है वो क्वालिफाई कर जाए, ताकि जब हम लोग सीबीटी 2 में पहुंचे तो थोड़ा सा एज मिले कि सर हम हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। वही बात करते हैं सर सीबीटी 2 का, तो सीबीटी 2 जो है आपके पास वो 2 घंटे का एग्जाम होता है, जिसमें आपके पास टेक्निकल और प्लस में आपके पास नॉन टेक्निकल जो दोनों पोर्शन रहते हैं उससे आपके पास क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अगेन इसमें भी आपके पास सेम सिलेबस रहेगा, जो भी आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, चाहे वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो जाए, सॉम हो जाए, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन हो जाए, सर्वेइंग एस्टिमेशन कॉस्टिंग, आरसीसी स्टील स्ट्रक्चर्स, हाईवे रेलवे इरिगेशन, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो यही सारे जो सिलेबस है जो आपके सिविल के जो मेन कोर पेपर्स हैं वो सारे पेपर से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास सब स्ट्रक्चर्स, सुपर स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, इन पे जो है ना वो ज़्यादा फोकस किया जाता है आरआरबी के एग्जाम में। तो उन सब्जेक्ट्स को भी जो है वो आपको विशेष रूप से पढ़ना पड़ता है। तो ये हमारे पास हो गया सर दूसरा एग्जाम जो इसको आपको टारगेट करना है। तीसरा जो हमारे पास एग्जाम होगा उसको हमने बोल दिया क्या, वो है बीटीएससी जेई। अब सबसे बड़ा एज जो बाकी दो एग्जाम से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सर उन दोनों एग्जाम में जो थे, चाहे हम लोग बात करें एसएससी जेई का, चाहे हम लोग बात करें आरआरबी जेई का, तो एसएससी जेई में भी सर हमारे पास डिग्री होल्डर जो थे सर वो एलिजिबल थे।
आरआरबी जेई का अगर बात करते हैं तो इसमें भी जो हमारे पास डिग्री होल्डर थे वो एलिजिबल थे। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं बीटीसी जेई का, तो इसमें आपके पास बीटेक या जो बी वाले हैं वो एलिजिबल नहीं। तो ये चीज याद रखिएगा। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बी और बीटेक नॉट एलिजिबल, ठीक है, तो ये एलिजिबल नहीं होते। इसमें आपके पास क्या है, तो सर सिर्फ 3 ईयर का जो डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग से वही एलिजिबल रहते हैं। इसका जो एज लिमिट है आपके पास 18 से लेकर के 37 ईयर तक है। और जैसे जो स्टेट में जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी का, या फिर जो आप एससी एसटी से आते हो, तो वो एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी तक जो भी आपने दोनों एग्जाम देखे, चाहे वो आपके पास आरआरबी जेई हो, वो भी लेवल 6 का जॉब था, या एसएससी जेई हो, ये भी आपके पास लेवल 6 का जॉब था। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं बीटीसी जेई का, तो ये आपके पास लेवल 7 का जॉब है। तो ये एक स्पेशल एडवांटेज है। तो यहाँ पे दो फायदा आपने देखा कि सर यहाँ पे बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है, और उसके साथ साथ यहाँ पे सर ये लेवल 7 का जॉब है, तो ये भी आपके पास एक एडिशनल बेनिफिट है। उसके साथ साथ आपके अपने जो होम स्टेट्स हैं वहाँ पे आपको जॉब मिलेंगे, तो एक और एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है सर। तो ये तीन जो है ये आपके पास मेन रीजन हो गए जिसके कारण आपको बीटीसी को थोड़ा सा ज्यादा फोकस देना होता है सर। अगेन, सिलेक्शन प्रोसेस हमारे पास क्या होता है सर, रिटन एग्जाम्स होते हैं सर। रिटन एग्जाम में आपके पास जो है वो रिटन एग्जाम का 75% जो है इक्विवेलेंट वेटेज जो है वो आपको दिया जाएगा। उसके बाद एक्सपीरियंस 25% दिया जाता है सर। तो वर्क एक्सपीरियंस हमारे पास 25% दिया जाता है सर। उसके बेसिस पे मेरिट तैयार होता है सर। फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है सर, और फाइनली हमारे पास सिलेक्शन जो है सर वो होता है। अब इसमें जो रिटन एग्जाम होगा सर, वो रिटन एग्जाम में कितना होगा सर, तो उसमें आपके पास 100 क्वेश्चन जो है सर वो पूछे जाते हैं। तो रिटन एग्जाम में हम लोग क्या देखते हैं सर कि 100 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू रहते हैं सर। और उसका जो सिलेबस रहता है वो एआईसीटीई से जो सिलेबस है सर, एआईसीटीई जो डिप्लोमा सिलेबस है सर, उसी से क्वेश्चन जो है सर वो पूछे जाते हैं। अगेन बात करते हैं सर कि इसमें आपके पास जो जेई एक्सपीरियंस वाले हैं उनको जो है वो 25% का एक्स्ट्रा वेटेज जो है सर वो दिया जाता है सर। तो ये दो आपके पास पॉइंट जो है सर वो हो गए एग्जाम पैटर्न को लेकर के। नेक्स्ट बात करते हैं सर सिलेबस में। तो अगेन जो भी आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, जो भी सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, जो आपके पास एआईसीटीई द्वारा जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है डिप्लोमा का, उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स के बारे में जिक्र किए गए हैं वो सारे सब्जेक्ट्स जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये 3 एग्जाम के बारे में आपने सब कुछ देखा कि सर क्या एलिजिबिलिटी रहता है सर, क्या सैलरी रहता है सर, क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है सर, हमारे पास सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहता है सर, और उसका क्या मेन जो सिलेबस में मेन जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से रहते हैं सर, ये सारा चीज जो है वो हमने देख लिया। अब इसके अलावा भी आपके पास जो है जितने भी एग्जाम्स मैंने बताए, चाहे वो आपके पास हो जाए बिहार एलआरसी का, या आपके पास जो हो जाए सर डीएमआरसी जेई का, या आपके पास जो हो जाए इसरो का, या आपके पास जो हो जाए बार का, या आपके पास हो जाए सर और भी जितने एग्जाम्स थे, ठीक है, बार का, सेल का, या फिर आपके पास जितने भी दूसरे एग्जाम्स थे, वो सारे एग्जाम्स का जो है वो सारा डिटेल जो है सर इस पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो अगर आप चाहते हो तो जो आपके पास जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का लिंक दिया जाएगा, वहाँ पे जो है ये पीडीएफ मैं आपको अपलोड करवा दूंगा। वहाँ से जाकर के आप इस पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको ये चीज़ याद रखना है कि सर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर लो, ठीक है, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर लो, चाहे एसएससी हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे बीटीएससी जेईई हो, आपको सबसे पहले तो आपका क्या करना होगा सर, तो सबसे पहले तो सर हमको अपना टेक्निकल फाउंडेशन जो है सर वो हमको डेवलप करना पड़ेगा। अब टेक्निकल फाउंडेशन डेवलप करना इसका मतलब क्या है सर, कि आपको एक बार थॉरली कंप्लीटली पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग जो है सर वो पढ़ना पड़ेगा। मतलब जो भी हमारे पास 16 सब्जेक्ट होते हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को एक बार बिल्कुल थॉरली एकदम डीपली जो है सर वो हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको एकदम बिल्कुल टेक्निकल फाउंडेशन जो है वो आपको अपना बिल्डअप करना है। उसके बाद जैसे आपने देखा आरआरबी में, चाहे जैसे आपने देखा एसएससी में, आपको सर नॉन टेक से भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग्स के भी क्वेश्चन जो है सर वो आते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर कि उसके लिए जो जनरल एप्टीट्यूड है वो आपके पास देखना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों चीज जो है ये अगर आप कर लेते हो, तब आपको क्या करना है, तब आपको करना है सर क्या, प्रैक्टिस एग्जाम स्पेसिफिक पैटर्न्स। मतलब क्या है कि अब यहाँ पे आपको मॉक जो है वो मॉक आपको देने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे। जिस भी एग्जाम का आप टारगेट लेकर करके चल रहे हो तो उससे रिलेटेड जो मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट आपको देना होता है। एक बार जब आप मॉक टेस्ट दे लेते हो सर, उसके बाद फिर आप एग्जामिनेशन का जो कैलेंडर है उसको आप प्रैक्टिस करते, मतलब देखते रहिए कि हाँ कब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कीजिएगा। आपका प्रैक्टिस ऑलरेडी हो रखा होगा, टेक्निकल का भी नॉन टेक्निकल का भी आप मॉक भी लग करंट मतलब कंटिन्यूसली लगा ही रहे होंगे। तो जैसे ही आपके पास एग्जाम आएगा आप उसको फॉर्म को फिल करोगे, और उसके बाद जो है उसके अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी करोगे, और फाइनली जो है वो आप अपना सिलेक्शन ले लोगे। तो ये तीनों चीज जो है ये आपको ध्यान में रखना है कि पहले एक बार पूरा सिलेबस कवर करें। उसके बाद जो है वो जनरल जो आपके पास जनरल एप्टीट्यूड है जिसमें आपके पास सब कुछ आ जाता है सर, जिसमें आपके पास रीजनिंग भी आ जाता है सर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आ जाता है सर, जीके भी आ जाता है सर, ये जीएस भी आ जाता है सर। तो ये सारा चीज जो है सर ये हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद ये दोनों जैसे कवर हो जाएगा सर, फिर हम लोग मॉक लगाना स्टार्ट करेंगे सर, और हर एग्जाम स्पेसिफिक मॉक लगाएंगे। जैसे अगर हमको एसएससी का टारगेट करना है तो सर एसएससी का एक मॉक लगा लिए,
जिससे हमको पता चल गया कि हाँ सर उसमें जो एग्जाम से रिलेटेड, जैसे एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, उसी के अकॉर्डिंग आपके पास जो है वो मॉक में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ सर उसी टाइम ड्यूरेशन में कैसे उतने सारे क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है, कैसे कम से कम हम निगेटिव जो है वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, मतलब निगेटिव मार्किंग कम से कम करें। तो ये सारा आपको जो है वो आइडिया मिल जाएगा। और फाइनली फिर आपको क्या करना है कि ट्रैक करना है एग्जामिनेशन कैलेंडर को कि कौन सा वैकेंसी जो है वो कब आ रहा है। उसको फॉर्म को फिलअप करें ढंग से, सर कोई फॉर्म भरते समय कोई गड़बड़ ना करे, और उसके बाद एग्जाम दें। एग्जाम देने के बाद जो है वो हम लोग अपना सिलेक्शन लें। तो इस वीडियो के थ्रू बस मैं यही बताना चाह रहा था कि आप जो है अभी से ही लग जाइए बच्चे, ठीक है? क्योंकि आप जितना जल्दी जो है वो अपने तैयारी को स्टार्ट करोगे, आप बाकियों के कंपैरिजन में आप उतना ज़्यादा मतलब उतना आगे अपने आप को पाओगे। जैसे अभी आरआरबी ने भी अपना जो है वो एग्जाम का जो है वो एक कैलेंडर, मतलब एग्जाम का कैलेंडर नहीं, एग्जाम का जो है वो एक आप बोल सकते हो कि एक टेंटेटिव सीट जो है उन्होंने जनरेट किया। उन्होंने बताया कि तकरीबन 4,500 पोस्ट आने वाले हैं। तो अगर आप अभी से लग जाओगे तो आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी तैयारी कैसे करें, कौन कौन सा कोर्स जो है वो यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है, वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप जब वीडियो देखोगे तो नीचे में एक नंबर जो है वो स्क्रॉल हो रहा होगा, 9334789450, या फिर 9155563777। तो आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर करके बाकी कोर्स स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। तो मिलते हैं फिर अब आपसे अगले किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।